1926 एक ऐसा साल जिसमें हमें देखने को मिला साइंटिस्ट के बीच एक महायुद्ध, जिसे हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं डिबेट। ये डिबेट एक ऐसी डिबेट थी जो कि हिस्ट्री में अपना नाम बेशुमार कर चुकी है। रीजन बीइंग क्योंकि ये डिबेट थी ऑन द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इस डिबेट ने हमें कई ऐसे आंसर्स दिए अबाउट द जेनेटिक मटेरियल इज ईदर डीएनए और आरएनए या फिर प्रोटीन। ये है एक टिपिकल सेल का पैटर्न। बेसिकली किसी भी सेल में हमें मिलेगा वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आयंस, बट कितना ज्यादा और कितना कम, यही था सवाल जिसको साइंटिस्ट ने एक पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व किया। हमने ये देखा कि ज्यादातर सेल्स में वाटर का परसेंटेज सबसे ज्यादा मिलेगा। सबसे ज्यादा अगर सेल में कुछ भरा रहेगा तो वाटर ही भरा रहेगा। फिर आता है प्रोटीन का नंबर, फिर उससे कम मिलेंगे हमें न्यूक्लिक एसिड्स जैसे डीएनए, आरएनए, और फिर हमें मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, देन लिपिड्स एंड फाइनली सबसे कम परसेंटेज मिलेगी हमें आयंस की। अब सोचने वाली बात यह है, हमें जेनेटिक मटेरियल की खोज करनी थी, एक ऐसा मटेरियल जो कि हमारे बेसिकली पूरा ब्लूप्रिंट, हमारा सेल कैसे दिखेगा उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। अब वाटर तो ऑब्वियसली हो नहीं सकता। व्हाई? बिकॉज वाटर, खुद सोचो, अगर किसी सेल में वाटर उसका जेनेटिक मटेरियल हो तो कभी ना कभी हम डिहाइड्रेट होते हैं, इसका मतलब वाटर लूज कर लेते हैं ज्यादातर। तो ऐसे तो हमारी मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन लूज हो गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम म्यूटेट तो नहीं कर गए, बट ऐसा तो कुछ नहीं होता। और कभी कभी हमारे सेल के अंदर वाटर का परसेंटेज बढ़ जाता है, ज्यादा पानी पियो, देखो अपने सेल में फूल जाओगे। रीजन बीइंग ये इसी रीजन की वजह से वाटर को हम कंसिडर नहीं करते इन द रेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फिर बाद में बचते हैं, इन तीनों को हम इसलिए एक्सक्लूड कर देते हैं, इनकी परसेंटेज ऑलरेडी कम है। बाद में बच्चे सबसे ज्यादा मेजर दिखने वाले दो बायोमॉलिक्यूल्स, दैट इज प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अब यहीं से शुरू होती है एक घमासान जंग या डिबेट बिटवीन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली उस टाइम में दो साइंटिस्ट के ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप कहता था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए कह लो या आरएनए, और दूसरा ग्रुप यह कहता था दैट प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। अब ऑब्वियसली हमें अब तो पता है, आफ्टर सो मेनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और उनके डिबेट का रिजल्ट भी हमें पता है कि ये फाइनली कंक्लूजन पे ये पहुंचे होंगे डीएनए या आरएनए या आप कह सकते हो न्यूक्लिक एसिड्स आर द जेनेटिक मटेरियल। बट ये पहुंचे कैसे होंगे, ये स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग ये बात कि यही कॉन्सेप्ट आपको शायद 4 नंबर नीट के एग्जाम में दे भी सकता है, या इवन इन योर एनी काइंड ऑफ बोर्ड एग्जाम। अब बेसिकली देखो, शुरुआत होती है 1976 में इस डिबेट की। अब हमें प्रूव करना है, ऑब्वियसली इन लोगों को प्रूव करना था, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट को, कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो अगर आप कोई चीज़ प्रूव करने जाते हो कि ये चीज़ करेक्ट है बट प्रोटीन वाला जो फैक्टर है वो गलत है, तो आपको ये भी बताना होगा उसके साथ साथ कि डीएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है तो प्रोटीन क्यों नहीं है जेनेटिक मटेरियल। आपको दोनों रीजंस देने होंगे, तभी कहीं ना कहीं आप वैलिड मान जाओगे। तो सबसे पहले इस जंग में घी डालने का काम किया ग्रिफिथ साहब ने। ग्रिफिथ साहब, या पूरा नाम बोलूँ फ्रेडरिक ग्रिफिथ, तो उन भाई साहब ने, आई मीन रिस्पेक्ट टू द सर, बट उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट इस जंग में, इस डिबेट में आग में घी डालने का काम किया फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब के एक्सपेरिमेंट ने। इन 1928, मतलब 1926 जहाँ पे ये डिबेट शुरू हुई थी, उसके करीब 2 साल, डायरेक्ट 2 साल बाद उन्होंने कंडक्ट किया अपना एक्सपेरिमेंट, जिसे कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मर वाले ट्रांसफॉर्मर नहीं है, बट कुछ उससे मिलते जुलते हैं। क्या हुआ, इनके एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल में समझते हैं। बेसिकली इन्होंने ऑर्गेनिज्म जो यूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट में, दैट वाज डिप्लोकोकस निमोनिया, और यू कैन, इन सम बुक्स इट इज ऑल्सो रिटन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों निमोनिया एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया ही है, बट एक है डिप्लोकोकस। कोकस मीन्स द शेप ऑफ द बैक्टीरिया, दैट इज राउंड, राउंड शेप को हम रेफर करते हैं। और डिप्लो मीन्स 2, अगर दो बैक्टीरिया, दो निमोनिया बैक्टीरिया ऐसा अरेंज हो, लीनियर, बट 2 ही हो तो उसे कहेंगे डिप्लो, डाई मीन्स 2। एंड स्ट्रेप्टोकोकस मीन्स इन अ लीनियर अरेंजमेंट, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में लगे पड़े हैं गुच्छे पे गुच्छे, तो इसे कहेंगे हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। दोनों क्या कॉज करते हैं, ऑब्वियसली अभी तक हिंट मिल गया होगा, दैट इज निमोनिया। अब इन्होंने ये इसी सेम ऑर्गेनिज्म के 2 स्ट्रेन्स, बेसिकली हर एक स्पीशीज के कहीं ना कहीं स्ट्रेन्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कोविड के ही कितने स्ट्रेन आए, कोविड-19, अल्फा, डेल्टा, गामा, ये सब, ऐसी इस बैक्टीरिया के भी 2 स्ट्रेन्स थे। एक था आर स्ट्रेन, जिसको हम कहते हैं R2, एक था स्मूथ स्ट्रेन, जिसको कहते हैं S3, सॉरी स्मूथ स्ट्रेन। ये S3 जो है, ये स्मूथ स्ट्रेन का एक कोड वर्ड, यू कैन कॉल इट इन एब्रीविएशन फॉर्म, एंड रफ स्ट्रेन को हम R2 भी रेफर कर सकते हैं। अब गौर से देखो, इनके नाम के पीछे का रीज़न इनके दिखने में भी, जैसे ये दिखते हैं
वैसा ही इनका नाम, जैसे ही दिखते हैं वैसे ही उनका नामकरण भी हुआ है। देखो गौर से, रफ स्ट्रेन रफ दिख रहा है, रीजन भी इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है चिकनी, बट वहीं आप स्मूथ स्ट्रेन को देखोगे, इस बैक्टीरियल सेल, ये रहा आपका बैक्टीरियल सेल, इस सेल के अराउंड एक कोटिंग है ऑफ पॉलीसैकेराइड, मतलब एक शुगर की कोटिंग है जो कि चमकीला बिल्कुल स्लिपरी होता है, इसी वजह से ही स्मूथ के होता है। बट यहीं रफ स्ट्रेन के ऊपर कोई कोटिंग नहीं है। अब आप बताओ, अगर मैं ये वाले आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को आपके बॉडी के अंदर, आप भगवान ना करे ऐसा हो, बट किसी ऑर्गेनिज्म जैसे एक चूहे की बॉडी के अंदर अगर मैं रिलीज कर दूं, क्या ये टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। ये न्यूमोनिया क्या खाक कॉज कर पाएगा, बट चूहे के एंटीबॉडीज ही इसको पकड़ पकड़ के मार डालेंगे क्योंकि इसके पास शील्ड नहीं है। बट यहीं स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के पास एक शील्ड है जो कि चूहे की एंटीबॉडी के, अगर मैं चूहे के अंदर डालूं तो चूहे की एंटीबॉडी के अगेंस्ट लड़ सकते हैं और इसे बचा सकते हैं, और तब तक ये अंदर ही अंदर बैठा हुआ उस चूहे का काम तमाम कर देगा न्यूमोनिया कॉज करके इजी। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए फ्रेडरिक, इसलिए ये आर स्ट्रेन वाला नॉन वायरुलेंट है, मतलब वायरल आई मीन ये आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता, सेफ है आपके लिए अगर आपकी बॉडी में चला भी जाए। और स्मूथ स्ट्रेन वाला वायरुलेंट है, मतलब अनसेफ है, इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो। तो आगे इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए उन्होंने क्या किया, एक माउस लिया। बेसिकली हमारा माउस एक सैक्रिफिशियल पॉन है, हालांकि मैंने तो लिखा डाई, बट आजकल बॉटनी या फिर किसी भी जियोलॉजी जैसे बायोलॉजी के सब्जेक्ट में इन्हें यूज़ किया जाता है विद द टर्म सैक्रिफाइस, बिकॉज इन्होंने अपनी कुर्बानी दी। इनकी जान की कीमत के बदले हमने बहुत कुछ सीखा जो कि आज ह्यूमन डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हमारी मदद भी कर रहा है। हमने पहले क्या किया, हमने नहीं, मतलब फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने क्या किया, माउस के अंदर एक आर स्ट्रेन बैक्टीरिया पहले इंजेक्ट किया। आर स्ट्रेन मतलब ये रफ दिखने वाला आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट करने से आप बताओ क्या माउस बच जाएगा? ऑब्वियसली बच जाएगा, क्योंकि आर स्ट्रेन में कोई कोटिंग नहीं है, तो माउस के एंटीबॉडी उसका काम तमाम कर देंगे और ये कुछ कॉज नहीं कर पाएगा, न्यूमोनिया छोड़ो ये बच भी नहीं पाएगा। बट यहीं अगर माउस के अंदर मैंने स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया को डाल दिया, स्मूथ स्ट्रेन डिप्लोकोकस या स्टेप्टोकोकस यू कैन कॉल इट, बैक्टीरिया को डाल दिया तो माउस मर जाएगा। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया। वाई? क्योंकि स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास कोटिंग थी जो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, और वो कोटिंग माइस के एंटीबॉडीज से उस बैक्टीरिया को बचा लेती है, तो तब तक बैक्टीरिया अंदर ही अंदर बैठा हुआ उस कोटिंग के काम तमाम कर देता है माउस का बचते हुए। अब बट इन्होंने एक चीज, ये तो लॉजिकल था, बट इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, माउस के अंदर एक बार हीट किल्ड एस्ट्रीन बैक्टीरिया को डाला। हीट किल्ड एस्ट्रीन बैक्टीरिया का मतलब एस्ट्रीन बैक्टीरिया को हमने गर्म कर दिया, तवे में भून दिया। ऑब्वियसली किसी को तवे में भूनोगे तो वो मर ही जाएगा, तो ये एस्ट्रीन बैक्टीरिया बेसिकली मर चुका है, हीट किल्ड हो गया। अब इसको जब हमने माउस में डाला, खुद सोचो मर गया तो माउस बच जाएगा कि नहीं? ये लाइव माउस के लिए लिखा है, माउस बच गया, रिजल्ट आया कि माउस बच गया। बट एक वियर्ड सी चीज जहां पे हमें शक गया वो ऑब्जर्व की गई, व्हेन हीट किल्ड एस्ट्रीन बैक्टीरिया के साथ उन्होंने आर स्ट्रीन बैक्टीरिया को भी अटैच किया। तब हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए था? हीट किल्ड एस्ट्रीन बैक्टीरिया जो कि अब किसी काम का नहीं है क्योंकि ये मर चुका है, तो ये तो अब सेफ है काइंड ऑफ, कि अब ये न्यूमोनिया कॉज कर ही नहीं पाएगा क्योंकि माउस के एंटीबॉडीज को ढूंढ के मार चुके होंगे और ये ऑलरेडी मर चुका हीट की वजह से। वहीं आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है ये वैसे ही सेफ होता है हमारे लिए क्योंकि इसके पास कोई कोटिंग नहीं है, एंटीबॉडीज को पकड़ पकड़ के मार देंगे माउस के, तो दोनों सेफ। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए आपके एक्सपेक्टेड कि ये माउस बच जाएगा, बट हमने देखा कि माउस तो मर गया। और वियर्ड सी चीज एक और देखी गई, माउस के हार्ट से उन्होंने निकाला एस्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि लिविंग था। हमने एस्ट्रेन बैक्टीरिया डाला था हीट किल्ड, बट यहाँ से निकला लिविंग। तो इसका लॉजिक बहुत देर के बाद उन्होंने सोचा कि हुआ क्या होगा, उन्होंने फिर दिया ये फाइनल लॉजिक सोचने के बाद। एक्चुअली में हुआ ये होगा कि ये रहा एस्ट्रेन बैक्टीरिया जिसको हीट किल्ड कर दिया गया, ऑब्वियसली ये मर चुका होगा, इसकी कोटिंग टूट के बिखर गई होगी, इसका पूरा स्ट्रक्चर ढांचा बिखर गया होगा, बट इसके अंदर से ये कुछ मटेरियल जिसको हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, ऑब्वियसली अभी हमें पता है आज की डेट में कि ये डीएनए, बट उस टाइम किसी को नहीं पता था, तो इसलिए इन्होंने इसको नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये जब हमने आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया होगा एक सॉल्यूशन में, तो ये जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया से, मरे हुए बैक्टीरिया एस्ट्रेन बैक्टीरिया से उड़ के आर स्ट्रेन में चला गया होगा। ऑब्वियसली इसके अंदर जाने के बाद जेनेटिक मटेरियल ने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया होगा इनटू एस्ट्रेन बैक्टीरिया, तो जो आर स्ट्रेन था वही ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू एस्ट्रेन बैक्टीरिया, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को भी हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ सर, बट प्रॉब्लम ये थी फ्रेडरिक ग्रिफिथ सर ने यहाँ पे इसका बायोकेमिकल नेचर नहीं बताया। ये जो भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम की चीज़ थी, इसका बायोकेमिकल नेचर कि ये डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है,
कुछ नहीं पता इनको, बट ये पता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से कुछ ऐसा गया होगा जिसने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया होगा। बट एक चीज़ सबसे अच्छी प्रूव हुई आज की डेट में, हमें तो पता ही ना डीएनए, तो डीएनए ये एक्सपेरिमेंट, एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये एक्सपेरिमेंट क्या दिखाता है। ये एक्सपेरिमेंट ये भी दिखाता है कि डीएनए इज़ वेरी स्टेबल। आज की डेट में हमें तो पता है ना एटलीस्ट कि डीएनए ही था ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो डीएनए इसलिए वेरी स्टेबल, वाई? क्योंकि एस्ट्रिन बैक्टीरिया को मारने के बाद गर्मा गर्म तवे में भूनने के बाद भी डीएनए पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। डीएनए वैसा का वैसा ही इंटैक्ट था, बल्कि इसके सारे मॉलिक्यूल्स टूट गए होंगे एस्ट्रिन बैक्टीरिया के। प्रोटीन टूट गया होगा, लिपिड जो इसके अंदर होगा वो टूट गया होगा, आयंस, वाटर, सब कुछ बिखर गया। बट ये डीएनए वैसा का वैसा ही था, क्योंकि वो आस्ट्रिन में जाके तबाही मचा रहा था, आस्ट्रिन को कन्वर्ट कर रहा था। इसका मतलब वो बच ही गए। तो हीट किल होने के बाद भी डीएनए के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि डीएनए इज वेरी स्टेबल। अब नेक्स्ट लेक्चर में वील लर्न अबाउट बायो कैरेक्टराइजेशन। बेसिकली हमारे फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने इसमें डिबेट में आग में घी डालने का काम तो कर दिया। उन्होंने बताया कुछ ऐसा ऐसा हुआ होगा, कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जिसका बायोकेमिकल नेचर मुझे नहीं पता। अब यहीं पे डिबेट शुरू हो जाती है, लोग ढूंढने में लग गए कि इसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, ये डीएनए है, प्रोटीन है या आरएनए है। वही एक्सपेरिमेंट्स कुछ लोग कंडक्ट कर रहे हैं, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। Thank you so much for watching. If you like the video or gain something important, please do consider to subscribe and like video.